Vedant Career Institute for NEET IIT JEE। हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट जुलाना के अंदर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के लिए, देखो आपके पास एक वेक्टर का आपके पास लेक्चर चल रहे हैं, वो लेक्चर्स आपको एक हाईली ऑर्डर में मिलेंगे। आज हम क्लास 11th के लिए बेसिक में लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एक थ्योरेटिकल बेस बनाने के लिए, बच्चों को नॉलेज देने के लिए क्या क्या होता है आपके पास 11th क्लास में फिजिक्स में है क्या, कंप्लीट आपके पास रिवीजन होगा। ये क्विकली रिवीजन चलता रहेगा, वीडियोस थोड़ी लॉन्ग हो सकती हैं, लेकिन आपके पास मज़ा आएगा आपको पढ़ते वक्त। इसके अंदर आपको ये लगेगा हाँ फिजिक्स बिल्कुल इजी है। लेकिन अगर आपको हायर लेवल स्टडीज़, मतलब आपको नीट के लिए, आईआईटी के लिए और ज़्यादा हायर लेवल के लिए आप पढ़ रहे हो, तो आपके पास में अलग से आपके पास लेक्चर चल रहे हैं वेक्टर के लिए, उनको जाके देख लीजिए। आपके पास वेक्टर के लेक्चर्स रिमेनिंग है, वो आगे मिल जाएंगे आपको। तो आज हम क्लास 11th के लिए चैप्टर फर्स्ट है आपका फिजिकल वर्ल्ड, उसको स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपके पास आता है डेफिनेशन साइंस की। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलें। साइंस क्या है? साइंस का मीनिंग क्या है? द नॉलेज विच ह्यूमन गेन, जो नॉलेज ह्यूमन आदमी गेन करता है, जो नॉलेज ह्यूमन ने गेन किए, जो ह्यूमन ने लिए थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एंड बाय ऑब्जर्वेशन। हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने ऑब्जर्वेशंस की। जब हमने एक्सपेरिमेंट्स की और ऑब्जर्वेशंस की तो हमें अलग अलग चीज़ें पता चलती है। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, इसकी लेंथ इतनी ब्रेड्थ है, इस पर इतना फोर्स लगा। हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तथा नॉलेज विच ह्यूमन गेन, जो नॉलेज ह्यूमन गेन करता है थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड बाय एक्सपेरिमेंट, जो नॉलेज ह्यूमन गेन करता है ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को देख के, और बाय एक्सपेरिमेंट, एंड विच इज ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली। फिर उस नॉलेज को सिस्टमेटिकली, मतलब एक के बाद एक, सबसे पहले हमने इस नॉलेज को गेन किया, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। नॉलेज को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना, फिर वो मिलके क्या कहलाता है आपका साइंस। द नॉलेज, जो ज्ञान हमें मिलता है, द नॉलेज विच ह्यूमन गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड बाय एक्सपेरिमेंट्स, एंड दिस नॉलेज इज ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली। इस नॉलेज को हमने क्या किया? सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया, रखा एक के बाद एक। दिस इज कॉल्ड ए साइंस। इस नॉलेज को हमने क्या बोला? साइंस बोल दिया। और जो आपके पास साइंस वर्ड है, ये लैटिन वर्ब से आया है। कहाँ से आया है? लैटिन वर्ब से आया है, सेंटिया से। कई सेंसिया बोल देते हैं, कई सेंटिया बोल देते हैं। आपके पास टंग के, आप मदर टंग जो आपकी, जिसके अकॉर्डिंग आप बोल लेते हैं कई बार। तो सेंटिया वर्ड से आया है। सेंटिया मीनिंग क्या होता है इसका? टू नो। मीनिंग क्या होता है इसका? टू नो, जानना। तो कहाँ से आया साइंस वर्ड? साइंस वर्ड आपका है सेंटिया वर्ड, लैटिन वर्ब सेंटिया से है, जिसका मीनिंग होता है टू नो। जिसका मीनिंग क्या रहेगा? टू नो रहेगा। और संस्कृत के अंदर हम इसको बोलते हैं विजनन। क्या बोलते हैं? विजनन। संस्कृत के अंदर हमने इसके क्या बोल दिया? विजनन बोल दिया। और हमारे पास में संस्कृत के अंदर विजनन का मीनिंग क्या रहेगा? आपके पास साइंस रहेगा। तो साइंस वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? सेंटिया वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टू नो। और संस्कृत में हम इसको विजनन बोलते हैं। और जो साइंस के टाइप हैं, फिजिकल साइंस। कौन सी साइंस आपके पास है? फिजिकल साइंस। द साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स। जो साइंस हमें किसके बारे में स्टडी कराती है? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी कराती है। द साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड ए फिजिकल साइंस। जो साइंस हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी कराती है, हम उसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। जैसे आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपके पास, जो नॉन लिविंग्स है, जो जीवित नहीं है। नॉन लिविंग्स के बारे में जो स्टडी कराता है, बोलते हैं उसको फिजिकल साइंस। सेकंड जो है आपके पास है वो बायोलॉजिकल साइंस है। क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या कहती है? द साइंस विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स। बॉटनी, जूलॉजी, ये आपके पास बायो के जो पार्ट्स हैं बायोलॉजी के, वो आपके सभी किसके अंदर आते हैं? बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। पहले बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हमारी साइंस है। लेकिन देखो साइंस के अलग अलग टाइप्स हो चुके हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो हमने साइंस को सिर्फ दो ही टाइप्स में डिवाइड किया, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस, एंड विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। उसको क्या बोलोगे? बायोलॉजिकल साइंस बोलोगे। अभी जो आपके पास में है बायोलॉजिकल साइंस जो आई है आपके पास में, इसके बाद तो अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ोगे? फिजिक्स। और जो फिजिक्स है ये ब्रांच है आपकी
वैसे बोलने में तो ही रहा फिजिकल साइंस, इसको नेचुरल साइंस में भी लेते हैं हम। किसके अंदर लेते हैं? नेचुरल साइंस, क्योंकि नेचर के बारे में स्टडी कराता है। द साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ए स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जो किसके बारे में स्टडी कराता है? नेचर के बारे में। विच डील्स विद नेचर एंड ए नेचुरल फिनोमिना, जो हमें नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में स्टडी कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स हम बोलते हैं। फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जो नेचर और नेचर के अंदर फिनोमिनाज के बारे में पढ़ाता है, आपके पास कहलाता है फिजिक्स कहलाता है। अब फिजिक्स वैसे आपके पास ब्रांच किसकी आएगी? नेचुरल साइंस की ब्रांच आएगी आपके पास में। अब जो फिजिक्स है आपके पास है, फिजिक्स के अंदर भी आपके पास में अलग अलग वर्ड्स यूज होंगे, अलग अलग इसकी स्टडी की गई बाय ईयर्स, हम इसको स्टडी करेंगे। अगर हम इसको 1900 से 1920 तक, हमारे पास 1900 साल से पहले, 1900 साल मतलब 1900th ईयर, जो 1900 साल था हमारे पास में, जो डे बाई कैलेंडर था, उससे पहले जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। और 1900 के बाद, आफ्टर 1900 के बाद में जो आपके पास आते हैं उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें आपके पास अलग ब्रांचेज हैं, बिल्कुल हायर लेवल पे आ गए हम। लेकिन जो स्टार्टिंग में हमने स्टडी स्टार्ट की फिजिक्स के बारे में, तो हम किस अंदर स्टडी करते थे? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी करते थे। जैसे आपके पास मैकेनिक्स है जो मोशन के बारे में स्टडी कराएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, और जो आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल थे? क्लासिकल फिजिक्स के। मॉडर्न फिजिक्स आपके पास में पढ़ाता है क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह के बारे में, जो क्वांटम मैकेनिक्स मतलब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बिल्कुल लोअर मतलब स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल से स्टार्ट करता है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? आपके पास में मॉडर्न फिजिक्स आती है। क्या कहलाते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। अब जो फिजिक्स है आपके पास में, फिजिक्स के अंदर दो वर्ड्स यूज होते हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्टिनिज्म। कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे आपके पास है? यूनिफिकेशन और रिडक्टिनिज्म। यूनिफिकेशन, फर्स्ट वर्ड हम किसको पढ़ रहे हैं? यूनिफिकेशन करना। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्या मीनिंग होता है यूनिफिकेशन का? यूनिफिकेशन का मीनिंग होता है अलग अलग फिनोमिनाज को, अलग अलग फिनोमिनाज मतलब अलग अलग जो आपके पास घटनाएं हो रही हैं उनको एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ सम कंसेप्ट और लॉज, या आपके पास में सम ऑब्जर्वेशंस, कुछ ही लॉज के बेस पे, सिर्फ कुछ लॉ के बेस। जैसे आपके पास अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन, अर्थ रोटेट अराउंड द सन है, या एयर बाउंड टू द अर्थ है, ये सभी किसके कारण है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो एक ही लॉ था आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉ आपके पास एक ही है, लॉज आपका सिर्फ एक ही है, लेकिन हमने अलग अलग फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया एक ही लॉ के बेस पे, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। मतलब अलग अलग फिनोमिना, बहुत सारे फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करना फ्रॉम वन और मोर लॉज या कंसेप्ट, अलग अलग कुछ ही कंसेप्ट से, कुछ ही लॉज के हेल्प से हम क्या करें? अलग अलग फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करें, तो आपके क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनाज, एक्सप्लेन करना किसको? डाइवर्स अलग अलग फिजिकल फिनोमिनाज को फ्रॉम सम बेसिक कंसेप्ट और लॉज, कुछ एक बेसिक कंसेप्ट या लॉज के बेस पे क्या कहलाता है आपके पास में? यूनिफिकेशन। क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। और उसके बाद में आता है रिडक्टिनिज्म। क्या था आपके पास? सेकेंड वर्ड है रिडक्टिनिज्म। रिडक्टिनिज्म के अंदर क्या था आपके पास? रिडक्टिनिज्म का मीनिंग क्या है? रिडक्टिनिज्म का मीनिंग होता है आपके पास में, जैसे मेरी टी शर्ट है, अगर मैं इस टी शर्ट में से यहाँ से कोई भी इसका पार्ट निकाल लेता हूँ और उसको लैब में लेके जाते हैं, तो लैब के अंदर हम टेस्ट कर लेंगे कि भाई हमारे पास किस टाइप का है, इसके अंदर धागा यूज हुआ, थ्रेड कैसा है इसके अंदर यूज हुआ, इसका कलर क्या है, ओल्ड है या न्यू है, कैसी है। तो मैंने क्या किया? एक सिंपल से पार्ट से मैंने कंप्लीट मेरे टी शर्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया। तो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़े सिस्टम की, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना उसके स्मॉलर पार्ट से, सिंपलर पार्ट से क्या कहलाता है? रिडक्टिनिज्म कहलाता है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लार्ज या कॉम्प्लेक्स सिस्टम या लार्ज सिस्टम फ्रॉम इट्स ए सिंपलर पार्ट, उसके सिंपलर पार्ट से। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम इट्स ए सिंपलर पार्ट,
उसके एक छोटे से पार्ट से कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना आपके पास क्या कहलाता है, रिडक्टिनिज्म कहलाता है। तो ये दो वर्ड्स हमारे पास यूज़ होते हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्टिनिज्म। अब इसके बाद में फिजिक्स की रिलेशन विद अदर साइंसेज आती है। ये ज़्यादा एक्सप्लेन करना टॉपिक नहीं है इसको, वैसे आपको थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी फिजिक्स की रिलेशन किसके साथ, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद केमिस्ट्री। जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन है, क्या आपके पास एक्सरे डिफ्रैक्शन है, रेडियो एक्टिविटी है, इनके बेस पे हमने क्या पीरियोडिक टेबल वगैरह को एक्सप्लेन किया। तो जो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ ऐसी फिनोमिनाज हैं जो फिजिक्स के अंदर गिवन है, जो कहाँ यूज हो रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, स्मॉल चीज़ों को लार्ज करके शो करता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल में माइक्रो पार्टिकल्स को लार्ज करके उनकी इमेज हमें उनको देखने में हेल्प करता है। आपके पास माइक्रोस्कोप होता है, ये आपके पास कहाँ यूज़ होता है, किस में आपके पास गिवन है, फिजिक्स के अंदर गिवन यूज़ होता है आपके पास, लेकिन उसको हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर स्टडी के लिए। इस तरीके से आपके पास एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी के साथ फिजिक्स की रिलेशन, एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष विज्ञान। अगर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हो, वहाँ पर टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप क्या करता है, जो आपके पास स्टार्स हैं, मून्स हैं, उनकी लार्ज इमेज शो करता है। वो गिवन कहाँ पर आपके पास, फिजिक्स के अंदर गिवन है आपके पास में। फिजिक्स रिलेशन विद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट फार्मूले तो हमारे बेसिक हैं बिल्कुल। एक तरीके से आप जो मैथ है उसको फिजिक्स की माँ बोल सकते हो। जो फिजिक्स के आपके पास मैथ के जो फार्मूलाज हैं, कंसेप्ट्स हैं यूज्ड इन फिजिक्स, एंड सम थियोरेटिकल पोर्शंस या सम थ्योरीज ऑफ द फिजिक्स आर आल्सो यूज्ड इन मैथमेटिक्स। यहाँ पर एक दूसरे रिलेशंस हैं हमारे पास सभी के साथ। अब फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, आप टेलीफोन के साथ मैसेज थ्रू पर सेंड कर सकते हो, किसके बेस पे, फिजिक्स के लॉज के बेस पे आपके पास में। तो आपके पास में टेलीफोन है, आपका ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट भी आपके पास फिजिक्स के लॉज को यूज़ करता है। उसके साथ में आपके पास में कम्युनिकेशंस वगैरह वो फिजिक्स के लॉज को यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया आपका, ये अलग अलग चीज़ें हैं। टेलीविज़न है आपके पास, रेडियो है, एलईडी स्क्रीन्स हैं, सब कुछ जो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ये सभी किसका यूज़ कर रहे हैं, फिजिक्स के लॉज का यूज़ कर रहे हैं। तो सोसाइटी के अंदर सभी यूज़ हो रहे थे, इसीलिए इसकी रिलेशन विद सोसाइटी है। और फिजिक्स हमारी जो लिविंग है उसको ईजी करती है। ईजी तो हमारे पास हर एक ब्रांच करती है साइंस की, चाहे वो कोई भी है, लेकिन फिजिक्स में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और जो चीज़ें हैं ये लाइफ को बहुत ईजी बनाते हैं। फिजिक्स के लॉज के बेस पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो ईजिली कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको हम करें वैसे करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। और फिजिक्स इन रिलेशन टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ द फिजिक्स। ये टेक्नोलॉजी जो है वो एप्लीकेशन है किसकी, फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर हम लॉ गिवन करते हैं, उस लॉ के बेस पे हम मशीनरी स्टार्ट करते हैं, कोई मशीन बनाते हैं, भाई ऐसे वर्किंग करेगा। अब वहाँ से हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें कुछ अंदाजा लगता है लॉ ऐसे भी हो सकता है, हम नया लॉ गिवन करते हैं। देखो फिजिक्स सपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स फिजिक्स। फिजिक्स सपोर्ट करती है किसको, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी किसको सपोर्ट करती है, फिजिक्स को सपोर्ट करती है। तो ये आपके पास अलग अलग वो आपके पास में यूजेस हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अदर ब्रांचेस के साथ में इसके एप्लीकेशंस हैं आपके। तो अब आगे हम पढ़ेंगे नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए फोर्सेस इन नेचर, या क्या बोल लीजिए, फोर्सेस इन नेचर। तो जो नेचर के अंदर जो फोर्सेस मिलते हैं, जो नेचर के अंदर फोर्सेस हैं, उसमें सबसे फर्स्ट फोर्स जो आपका है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स आपके पास है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड जो आपके पास है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा आपके पास है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड जो है वो आपके पास में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा आपके पास है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपके पास चार ऐसे फोर्सेस हैं जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन चारों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे ये जितने मोस्टली हैं आपके पास में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये आगे आपके पास एक्सप्लेनेशंस में आएंगे। इतने ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ही पढ़ेंगे इनको हम इनके यूनिट्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको बेसिकली हैं क्या क्या,
जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। किसको पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास नेचुरल फोर्सेज में फर्स्ट जो आप पढ़ोगे क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स ये अट्रैक्शन का फोर्स है बिटवीन द टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में, ड्यू टू देयर मासेस। किसके कारण? उनके मासेस के कारण। आप यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण अट्रैक्ट करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस एंड द फोर्स बाय विच दे अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यूनिवर्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बाय फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन बोलो तो अच्छा रहेगा। द फोर्स ऑफ ए म्यूचुअल अट्रैक्शन, जो फोर्स होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन का बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा दो बॉडीज के मास के कारण कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे टू बॉडीज को लेते हैं जिसका मास m है, ए बॉडी, और इधर आपके पास बी बॉडी जिसका मास है m2, और इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो आपके पास r गिवन है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या आपके पास है? r है आपके पास में। तो यहाँ पर जो फोर्स आता है वो आता है आपके पास Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। क्या था आपके पास फोर्स का फॉर्मूला? Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आएगा। अब जो यहाँ पर G है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलोगे इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हो। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट है जी के लिए। तो जो द म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन का फोर्स होता है किसी कारण उनके मासेस के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। क्या रहेगा फॉर्मूला? Gm1 m2 बाई r स्क्वायर। जहां पर कैपिटल G को क्या बोलते हैं आप? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को क्या बोलते हो? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपके पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपके पास इसकी यूनिट रहेगी। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इट इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा अट्रैक्शन का होता है नेचर के अंदर, इसमें अट्रैक्शन ही रहेगी, रिपल्शन नहीं हुआ। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये कभी भी दो बॉडीज एक दूसरे को रिपेल नहीं करते ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, चाहे वो स्मॉलर है चाहे वो लार्जर है। किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा रहेगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी रहेगा और मैक्रोस्कोपिक पे भी। माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक, बड़े लेवल पे भी छोटे लेवल पे, हर जगह पे वैलिड है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि हर जगह वैलिड है आपके पास में और ये हमेशा अट्रैक्टिव रहता है। कैसा रहता है? अट्रैक्टिव रहता है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर के अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर के अंदर जो मिलने वाले फोर्सेस हैं उनके अंदर सबसे जो वीक फोर्स है वो आपके पास कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। कैसा फोर्स है ये? इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। कैसा फोर्स है ये? लॉन्ग रेंज मतलब ज्यादा लंबी डिस्टेंस तक काम कर सकता है। इट एक्ट ऑन लार्ज डिस्टेंस, ये इनफाइनाइट तक भी काम कर सकता है। इसको बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग रेंज फोर्सेस बोलते हैं। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ए सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है ये? सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग क्या रहेगा आपके पास? सेंटर टू सेंटर। यहाँ डायग्राम सेंटर टू सेंटर किया है, तो जो लाइन इनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है ये फोर्स हमेशा उसी लाइन के अकॉर्डिंग काम करता है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, ये बात ध्यान में रहेगी, ये उसी लाइन पे काम करेगा जो लाइन उनके सेंटर्स को ज्वाइन करेगी, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। फिफ्थ ये है कंजर्वेटिव फोर्स। आपके पास फोर्थ यूनिट आएगी वर्क पावर एनर्जी।
वहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ोगे। तो अभी फिलहाल ये ध्यान रखना कैसा फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। और वैसे कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर क्लोज्ड पाथ में वर्डन, अगर हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स लेते हैं उसमें क्लोज पाथ एक सर्कल कंप्लीट करके वहीं आ जाते हैं तो वर्डन जीरो होता है। ये इसकी मेन पहचान होती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और इट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ, ये किसको भी करता है? इनवर्स स्केयर लॉ को भी करता है। इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करने का मीनिंग क्या रहेगा आपके पास? यहाँ पर डिस्टेंस का स्केयर भी इनवर्सली में है, तो ये किसको ओबे करता है? इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करता है। और इसका जो फील्ड पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल? फील्ड पार्टिकल। फील्ड पार्टिकल वो होता है जिसके एक्सचेंज होने से, जिसके इंटरेक्शन के कारण फोर्सेस आपस में दो बॉडीज लगा सकते हैं। तो जो आपके पास फील्ड पार्टिकल है वो इसके लिए ग्रेविटन है। कौन है? ग्रेविटन। ग्रेविटन इसका फील्ड पार्टिकल है। अब यहाँ से ये तो बेसिकली आपने पढ़ लिया क्या क्या आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज, उसका क्या था आपके पास। अब इसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स आता है आपके पास? है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, यहां अट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, यहां बोलते हैं हम इंट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। जो आपके पास अल्फा बीटा और गामा डीकेज आपने पढ़े हैं कि अल्फा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल निकलता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, गामा पार्टिकल निकलता है। तो जो बीटा डीके पढ़ा जा रहा था, क्या पढ़ा जा रहा था? बीटा डीके। बीटा डीके के दौरान हमारे पास क्या होता है? जो न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसके अंदर? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। साथ में एंटी न्यूट्रिनो वगैरह इस प्रोसेस के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स निकलते हैं जो बाद में सर्च की गई, उनका डिस्कवरी बाद में की गई। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, तो उस टाइम पे जो न्यूक्लियस होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन अमिट होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है एक तरीके से। जो एटम हो इलेक्ट्रॉन को अमिट करता है, इसको बोलते हैं बीटा डी। मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये आपके पास क्या रहेगा? बीटा डीके। जब किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस डीके को हम क्या बोलते हैं? बीटा डीके बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर जो बीटा पार्टिकल है इनका लाइफ टाइम शॉर्ट होता है। जो पार्टिकल से निकले इनके बीच में इंटरेक्शन जो होगा, जो इंटरेक्शन इंपल्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम। तो हमारे पास है जो ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की जगह पे आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही बोल सकते हो। क्या बोलोगे? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये थोड़ा सा ज़्यादा सुटेबल रहता है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्री particles of a short lifetime। जो शॉर्ट लाइफ टाइम के पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे बीटा डीके, अल्फा डीके, इस टाइम पे शॉर्ट लाइफ टाइम के पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उसमें आपके पास क्या होगा? वो फोर्स क्या कहलाया? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी मोस्टली जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी अभी डिस्कवरी चल रही है, लेकिन आपके पास एक या दो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब सबसे वीकेस्ट फोर्स हमने क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, और कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है? 10⁻25 टाइम्स। यहाँ पर जो आपके पास जो मेन पार्टिकल्स हैं वो आपके पास होते हैं लेप्टॉन्स और मीजन्स। जो फील्ड पार्टिकल है कौन कौन होते हैं? लेप्टॉन्स एंड ए मीजन्स। ये आपके पास आपके लेवल में नहीं आते हैं, आपके क्लास में भी रिलेटेड नहीं है, सिलेबस में भी रिलेटेड नहीं है, और इसके लिए आपको हायर लेवल स्टडीज़ में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे पढ़ेंगे इसको। अभी यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें पता करना है कि कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है? 10⁻25 टाइम्स। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल है जिनका लाइफ टाइम शॉर्ट होता है। जैसे बीटा डीके टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो वगैरह ये अदर पार्टिकल्स भी निकलते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसको हम क्या करते हैं? क्या बोलते हैं इस इंटरेक्शन को? वीक न्यूक्लियर
फोर्स, क्या बोलते हैं हम इसको, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इसके बाद आता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या आता है आपके पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो इस फोर्स को हम कूलाम्स लॉ से गिवन करते हैं। किससे गिवन करते हैं, कूलाम्स लॉ से गिवन करते हैं। कूलाम्स लॉ बोल लीजिए, कूलाम्स लॉ बोल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो जो एलिमेंट्री हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कूलाम्स लॉ से गिवन करते हैं। जब चार्जेस रेस्ट में होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर जो आपके पास ये वैल्यू है ये कांस्टेंट K होता है 1/4πε0। इसको न्यूमेरिकली लिखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हम रखते हैं 1/4πε0 के लिए। और यहाँ पर ε0 को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपके पास ये वैल्यू रहेगी, यूनिट रहेगी किसके लिए, ε0 के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, और जब रेस्ट में होता है तो कौन देता है, कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला क्या है 1/4πε0। क्या है प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे फर्स्ट ये अट्रैक्शन और रिपल्सन बोथ दोनों होगा। जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कि वो लॉन्ग रेंज है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स। लेकिन इट कैन नॉट वर्क अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक वर्क नहीं है, लॉन्ग रेंज है, ज़्यादा डिस्टेंस तक काम कर सकता है। लेकिन एज कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स इट डिस्टेंस इज स्मॉल, लेकिन फिर भी डिस्टेंस लार्ज है, इसलिए इसको वो क्या लेते हैं, हमें लॉन्ग रेंज फोर्स बोल देते हैं। कई बार क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग रेंज फोर्स। यहाँ भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, इन्वर्सली में है, तो ये भी किसको ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स जो आपके पास में कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास हो गया, लॉन्ग रेंज हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया। अभी वहां पर क्या बता, सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स रहेगा, सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर काम करेगा टू चार्जेस के बीच में। और आपके पास में ये 10⁻36 टाइम 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब हम जितने भी फोर्सेस हैं उनको ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कर रहे हैं, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यहाँ पर आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग है, 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर है। अब जो लास्ट जो आपके पास बचता है वो बचता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बचता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और ये न्यूक्लियस के इनसाइड काम करता है। किसके अंदर काम करता है, न्यूक्लियस के इनसाइड में। आपने पढ़ा एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में कौन रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बाउंड है न्यूक्लियस के अंदर। जबकि अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर अगर 2 प्रोटॉन्स हैं तो ये दोनों के दोनों प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज, कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव, फर्स्ट प्रोटॉन पे भी और सेकंड प्रोटॉन पे भी, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। वो प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा, प्रोटॉन क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। क्योंकि चार्ज क्या होगा, सेम चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज है, सेम साइन का चार्ज है, इसलिए रिपेल करेंगे। तो न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए, लेकिन चार्ज फिर भी प्रोटॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है। प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ बाउंड है,
न्यूक्लियस के अंदर। द फोर्स विच बाउंड, द फोर्स विच बाइंड, जो किसको बाउंड करके रखेगा, किसको बाउंड करके रखता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को किसके अंदर बाउंड करके रखेगा, न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलोगे इसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलोगे। द फोर्स विच बाउंड द प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर इनको बाउंड करके रखेगा। और जो आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, ये शॉर्ट रेंज है, ये लॉन्ग रेंज नहीं, कैसा है, शॉर्ट रेंज है। सेकंड जो आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये आपके पास 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट इज 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या था, कंजर्वेटिव। दिस फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है ये, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास में। इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, ये क्या नहीं होगा, नॉट ए सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स नहीं होगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और ये मोस्टली अट्रैक्टिव होता है, मोस्टली इट इज अट्रैक्टिव। मोस्टली टाइम्स ये क्या, प्रोटॉन्स को बाउंड करके रखता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को बाउंड करके रखता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव। लेकिन जब डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम आती है, जब डिस्टेंस क्या हो जाए 0.8 फर्मी से कम हो जाती है, तो ये रिपल्सन हो जाता है। कैसे, किस केस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिपल्सन के केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज़ आपके पास में गिवन है कि ये रिपल्सन 0.8 फर्मी से कम होते क्या हो जाएगा, ये रिपल्सन का केस करता है। 10 एंगस्ट्रॉन से ज़्यादा, 10 फर्मी से ज़्यादा ये काम नहीं करता। इट ऑलवेज एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सिर्फ किसके अंदर काम करता है, न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। किसके अंदर काम करेगा, न्यूक्लियस के अंदर काम करेगा। इसका जो फील्ड पार्टिकल है वो पाई मीजन होता है। क्या होता है, पाई मीजन। फील्ड पार्टिकल इज ए पाई मीजन। तो हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो हमने पढ़ा फिलहाल, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 टाइम्स है। स्ट्रॉन्ग हमारे पास, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल से। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब इससे अलग सिर्फ आपको एक डेफिनेशंस करा रहे हैं, क्योंकि आपके पास लॉज जो आएंगे, क्या आएंगे आपके पास, जो लॉज गिवन होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, जो कंजर्वेशन लॉज हैं उनको पढ़ेंगे चारों को, लेकिन ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी लॉ लिख लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको वैसे ये तो बहुत ईजी है, जो हमने 9th क्लास से पढ़ते रहे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते। इट कैन ट्रांसफॉर्म, उसको बदल सकते हैं, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें एक आइसोलेटेड सिस्टम को याद रखना है। मैं आपको एक छोटी डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बेस पे आप कर सकते हो। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जब टू और मोर बॉडीज, जब वो एक बॉडी है, 2 बॉडीज है, 3 बॉडीज है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे पर फोर्सेज लगा रही हैं, पार्टिकल के एक्सचेंजिंग कर रही है, एनर्जी का एक्सचेंजिंग कर रही हैं, और लेकिन उन्हीं के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में ही एक्सचेंजिंग हो रही है, उनसे अलग ना कोई उनसे एनर्जी ले रहा है ना एनर्जी दे रहा है। ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। मतलब आइसोलेटेड ग्रुप होगा पार्टिकल्स का, जिसमें बाहर से किसी भी एक्सटर्नल चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना वो किसी भी चीज़ को बाहर से इंटरेक्ट करने देंगे, ना खुद किसी के साथ जाके इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आइसोलेटेड मतलब जिसमें कहीं से कोई लेना देना है। जैसे आपके पास थर्मस, आपने थर्मस की बोतल आपने देखी है, थर्मस की बोतल के अंदर अगर आप क्या डाल देते हो, गर्म चाय डालते हो और उसको ढक्कन को बंद कर देते हो, तो ना तो बाहर हीट आएगी और ना ही चाय वाटर बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा आपका। तो जब ना ही पानी बाहर आ रहा है, ना ही आपकी हीट बाहर आ रही, कोई भी एक्सचेंजिंग नहीं हो रही, ऐसा सिस्टम होता है आइसोलेटेड। क्या होता है, आइसोलेटेड। अब डेफिनेशन लिखते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन ए आइसोलेटेड ए सिस्टम, टोटल
एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना एनर्जी बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी, इसलिए टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये आपका फर्स्ट क्लास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद आता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। यहाँ भी लिख सकते फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी की जगह पे हम चार्ज पुट कर दें। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ना चार्ज किसी से लेगा ना चार्ज किसी को देगा, तो इसलिए आपके पास कैसा रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज कांस्टेंट है, टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद आता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां क्या रहेगा आपके पास, वही है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे फोर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी दे सकते हैं हम, लेकिन अभी हम उसको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करें, आगे आएगा तब हम इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है आपके पास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज या एनर्जी क्या पुट कर दो, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स या ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है आपके पास में। ये बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के टाइप कौन कौन से हैं, ब्रांचेज कौन सी हैं, फिजिक्स की रिलेशन क्या है, कौन से फोर्सेस हम यूज़ करें। ये ओवरऑल आपके पास एक तरीके से आपके पास इंट्रोडक्शन था कि फिजिक्स के अंदर हमारे पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन ना ज़्यादा कुछ हमने इसमें खासा है नहीं हमारे पास। कल से जो आपके पास लेक्चर स्टार्ट होंगे उसमें आपके पास चैप्टर नया स्टार्ट होगा, उसके साथ में आपके पास नई बातें भी आएंगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा हायर लेवल अभी नहीं लेके जाए, हायर लेवल के लिए अलग से वीडियोस बनेंगे, वहाँ पर हम हायर लेवल को क्लियर करेंगे, एक बार बेसिक लेवल को क्लियर करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और खुद भी देखिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको ये लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ओपन कीजिए, ज्वाइन कीजिए।